आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा। कवि शमशेर बहादुर जी का जीवन परिचय और इस पाठ का परिचय इस पाठ के पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, उसे आप सभी अवश्य पढ़िए। प्रस्तुत कविता उषा में प्रातःकालीन प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप का, प्रातःकालीन आसमान के प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित होते हुए नैसर्गिक छटा का, प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत चित्रण कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा किया गया है। इस कविता में गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र खींचने का प्रयास बहुत ही अनूठा है। नए बिंबों के माध्यम से, नए प्रतीक और उपमान के माध्यम से गांव के परिवेश को, गांव के हलचल को प्रकृति के साथ जोड़ने का अनूठा प्रयास किया गया है और इसमें कवि शमशेर बहादुर सिंह जी सफल भी हुए हैं। आइए इस कविता का वाचन करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे, धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाकमल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे, हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्रस्तुत कविता उषा में प्रातःकालीन आसमान के बदलते हुए स्वरूप का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातःकाल के समय आसमान का रंग गहरा नीला दिखाई दे रहा था, बहुत नीला दिखाई दे रहा था। यह आसमान नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा था। आसमान को नीले शंख की उपमा देते हैं, उपमा अलंकार ही प्रथम पंक्ति में। जैसे भोर का नभ, यह भोर का आसमान नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा था। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कुछ समय बीतने के पश्चात वातावरण थोड़ा सा और परिवर्तन होता है। प्रकृति में नमी आ जाती है, आर्द्रता, गीलापन आ जाती है, जिसे देखकर कवि कल्पना करता है उस समय यह आसमान जो नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा था, कुछ क्षण बीतने के बाद यह आसमान राख से लीपे हुए चौका के समान दिखाई देता है। चौका जिसमें गांव में खाना बनाया जाता है, चूल्हा, तो उस चौका में खाना बनाने के पहले या खाना बनाने के बाद चौका को राख से या गोबर से लिपाई करते हैं, पोताई करते हैं, उसके बाद ही चौका में खाना बनाते हैं। गांव में आज भी चौके से ही खाना बनाया जाता है। चौका पवित्रता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है। अभी गीला पड़ा है, कोष्टक में लिखा है यह शब्द, देखिए वाक्य, अभी गीला पड़ा है। तो चौका को राख से लीपने के बाद जिस प्रकार से गीलापन दिखाई देता है, जो आर्द्रता वहां पर दिखाई देता है और एक ताजगी वहां पर नजर आता है, आसमान भी बहुत ताजगी लिए हुए और स्वच्छता और निर्मलता लिए हुए प्रतीत हो रहा है। राख से लिपा हुआ चौका निर्मलता का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर प्रातःकालीन आसमान बहुत स्वच्छ और निर्मल, पवित्र दिखाई दे रहा है। प्रथम पंक्ति में उपमा अलंकार, जैसे भोर का नभ, उत्प्रेक्षा अलंकार, राख से लिपा हुआ चौका, यहाँ भी आसमान को राख से लिपे हुए चौके से तुलना किया गया है, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार है और कोष्टक के प्रयोग से वो ताजगी यहाँ पर नजर आ रहा है कि अभी अभी ही जैसे चौका को लिपा गया है और जो ताजगी दिखाई देता है, आसमान भी उसी प्रकार से
ताजगी और निर्मलता, स्वच्छता, पवित्रता को प्रकट कर रहा है। बहुत चित्रात्मक भाषा, बिंबात्मक शब्दों का प्रयोग है, सरल भाषा है। आगे कवि लिखते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खरिया चाक मल दी हो किसी ने। कुछ समय और बीतने के पश्चात सूर्य की लालिमा दिखाई देती है। सूर्योदय होने के लिए जब क्षितिज पर सूर्य की लालिमा दिखाई देता है, सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन सूर्योदय होने के समय का वर्णन है। उस समय आसमान में लालिमा की आभा बिखर जाती है, सूर्य की किरणों की आभा बिखर जाती है। उसे देखकर कवि कल्पना करता है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यह आसमान ठीक उसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे काली सिल में किसी ने केसर को घिस दिया हो और घिसने के बाद धो दिया हो। तो काली सिल में केसर घिसने के बाद उस काली सिल का जो रंग दिखाई देता है, लालिमा युक्त, केसर युक्त, वही दृश्य यहाँ पर आसमान में दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूर्य की सुनहरी किरणें आसमान में फैल गई है, सूर्य की सुनहरी किरणें की आभा आसमान में फैल गई है, जिसे देखकर कवि कल्पना करता है कि यह आसमान एक काली सिल के समान है, जिसमें सूर्योदय के समय का जो दृश्य है, जो लालिमा फैल गया है, वो काली सिल में केसर घिसने के बाद, धो देने के बाद जो दृश्य नजर आता है, उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। या आसमान जैसे स्लेट में किसी बालक ने लाल खड़िया चाक को मल दिया हो, तो स्लेट का जो रंग दिखाई देता है, लाल खड़िया चाक से मलने के बाद यहाँ भी केसर युक्त, लालिमा युक्त दृश्य रंग दिखाई देता है। तो जो स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल देने के बाद दिखाई देता है, वही दृश्य यहाँ पर आसमान का दिखाई दे रहा है। यह दृश्य जो है सूर्योदय के समय का है, लेकिन पूर्ण सूर्योदय यहाँ पर नहीं हुआ है। उस समय लालिमा जो आसमान में फैल गई है, उसी का वर्णन, उसी की कल्पना यहाँ कवि करते हैं। बहुत काली सील और स्लेट यहाँ पर अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि इस समय आसमान में थोड़ा सा अंधकार रहता है, थोड़ा सा कालापन रहता है, और उस समय, उसी समय ही सूर्य उदय होता है, जिसकी लालिमा पूरे आसमान में फैल जाती है। लाल केसर और खड़िया चाक ये प्रकाश का प्रतीक है। तो अंधकार के बाद प्रकाश प्रकृति में आया है, उजाला आया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कुछ समय और बीतता है। अब यहां पर देखिए, यहां एक अलग ही नजारा है, अलग ही दृश्य का वर्णन है। अभी हम पहले पद में पढ़े कि प्रातः काल में आसमान नीले संग के समान प्रतीत हो रहा था। कुछ समय के पश्चात जब आर्द्रता, गीलापन आ जाता है, नमी आ जाती है, तो राख से लिपे हुए चौका से तुलना किया गया है। और कुछ समय बीतने के बाद सूर्योदय के समय या आसमान काली सील पर लाल केसर मलने के बाद जो दृश्य दिखाई देता है, वैसा प्रतीत होता है। या स्लेट पर जैसे किसी बालक ने लाल खड़िया चाक को मल दिया हो, उसी प्रकार से प्रतीत होता है। लेकिन इस अंतिम पद्य में जब पूर्ण सूर्योदय होने के लिए सूर्य जो है आसमान में पूर्णतः निकल जाता है, उस समय का दृश्य है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है। जैसे नीले आसमान रूपी जल में किसी गोरी युवती स्नान कर रही हो, और स्नान करने के बाद उनका देह झिलमिला रहा हो, देह चमक रहा हो, उस प्रकार से आसमान का दृश्य का यहाँ पर वर्णन हुआ है। नीले आसमान को नीले जल की संज्ञा दिया गया है। और किसी की गौर झिलमिल देह, सूर्य को ही यहाँ पर किसी की गौर झिलमिल देह कहा गया है। जैसे मानो उषा रूपी नायिका स्नान करने के बाद उनकी जो शरीर है, देह है, वो हिल रही हो, झिलमिला रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और इस प्रकार से अब तक प्रकृति का जो रूप पल पल परिवर्तित हो रही थी, बदल रही थी, ये जादू उषा की जो सम्मोहन है वो टूट जाता है, क्योंकि पूर्ण सूर्योदय हो जाता है। सूर्य आसमान में पूर्ण रूप से निकल जाता है।
तो अब तक का जो दृश्य जादू के समान लग रहा था, जो सम्मोहन के समान लग रहा था, यह जो जादू है उषा की यहाँ पर टूट जाती है। तो बहुत ही एक चित्रात्मक भाषा में बिंबात्मक वर्णन इस कविता में शमशेर बहादुर जी ने किया है। तो हम देखते हैं इस पूरे काव्य की जो भाव है, परीक्षा में भाव सौंदर्य व्यक्त कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो पूरे पद्य में इस उषा कविता में प्रकृति के प्रातःकालीन प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप को गांव के परिवेश, गांव के हलचल के साथ गांव में जो गतिशीलता दिखाई देती है, वही गतिशीलता प्रकृति, उसी गतिशीलता को प्रकृति के साथ जोड़ने का एक अद्भुत और अनूठा प्रयास शमशेर बहादुर सिंह द्वारा किया गया है। इसमें जो बिंब लिए गए हैं, जो प्रतीक है, जो उपमान है, वो सभी ग्रामीण परिवेश के हैं। ठीक है, नीला शंख यहाँ पर बात आया है। तो गांव में पूजन आदि के समय मंदिरों में नीले शंख की ध्वनि हमें प्रातःकाल सुनाई देता है, ये भी गांव का चित्रण है। राख से लीपा हुआ चौका, खाना बनाने का काम चूल्हा से, चौका से ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, यह भी ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिबिंब है। काली सिल में केसर पीसने काम भी गांव में होता है। काली सिल जिसमें आज भी गांव में चटनी पीसने का या कुछ मसाले पीसने का कार्य आज भी काली सिल में किया जाता है, और शहरों में आज इसका स्थान मिक्सी ने ले लिया है। स्लेट पर या लाल खड़िया, स्लेट में लाल खड़िया चाक से लिखने का काम भी गांव के ग्रामीण विद्यालयों में ही देखने को मिलता है। शहरों में आज इसका बहुत कम प्रयोग मिलता है, कापी ने ले लिया है। ठीक है, और नील जल में किसी की गौर झिलमिल, नीले जल में गांव के सरोवर में, तालाब में नायिका के स्नान करने की जो दृश्य है, ये भी गांव से मिलता है। तो सभी जो इसमें बिंब है, प्रतीक है, वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ता है। तो ग्रामीण परिवेश को प्रकृति की क्रियाओं से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास इस काव्य में हुआ है। भाषा बहुत ही सरल है, सहज है। दो दो शब्दों का इसमें शब्द, हमको दो वर्णों का शब्द देखने को अधिकांशतः मिला है। और कवि की मौलिक रचना है, इसमें चित्रात्मक भाषा है, बिंबात्मक शैली में, यह बिंबात्मक शैली नहीं, बिंब प्रधान भाषा में इस कविता की, इस काव्य की रचना हुआ है। शांत रस है, माधुर्य गुण है, ये सभी काव्य सौंदर्य इस पद्य में आप सभी लिख सकते हैं।